नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है। आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, हमारी कहानी को पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते। सच बताऊं दोस्तों, आपसे हमें बहुत उम्मीद लगी रहती है, इसलिए इस बार की कहानी शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। यह कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी। उन्होंने अपना असली नाम और गांव का नाम बताने से मना किया है, इसलिए कहानी में कुछ नाम बदल दिए गए हैं। और दोस्तों, उन्होंने हमसे एक बात कही थी, भाई मेरी कहानी सुनाना जरूर, लेकिन लोगों को यह मत बताना कि वह कब्र आज भी उसी जगह मौजूद है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए सुनते हैं यह पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे याद करते हुए आज भी मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे मैं आज तक किसी को ठीक से समझा नहीं पाया। यह बात लगभग 3 साल पुरानी है। मैं नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। मेरे दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, रोहित और सुमित। हम तीनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। एक दिन रोहित ने अचानक कहा, अमित बहुत दिन हो गए तेरे गांव गए हुए, क्यों ना इस बार तेरे गांव चलते हैं। मुझे भी बात अच्छी लगी। मैंने कहा, चलो इस बार 2-3 दिन गांव में ही रुकेंगे। अगले ही दिन हम तीनों मेरे साथ गांव के लिए निकल पड़े। शाम करीब 7 बजे हम गांव पहुंचे। गांव पहले जैसा ही था। कच्ची सड़कें, पुराने मकान, खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। हम तीनों मेरे पुराने घर में पहुंचे। घर काफी बड़ा था, लेकिन कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। सफाई करवाने के बाद हम रात में बाहर चारपाई पे बैठ गए। रोहित गांव को देखकर काफी खुश था। मैं बोला, यार अमित, शहर की जिंदगी से तो अच्छा तेरा गांव है। मैंने हंसते हुए कहा, 2 दिन रह ले फिर खुद शहर जाने की जिद करेगा। तभी सुमित ने पूछा, वैसे तेरे गांव के पीछे जो पुरानी दीवार दिखाई दे रही है वो क्या है। मैं कुछ बोलता उससे पहले मेरे चाचा वहां आ गए। उन्होंने सुमित की बात सुनी और कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बोले, वो कब्रिस्तान है। रोहित तुरंत हंस पड़ा, अरे कब्रिस्तान भी है यहाँ। चाचा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, लेकिन रात में उस तरफ मत जाना। रोहित ने मजाक करते पूछा, क्यों चाचा, भूत है क्या। चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, रात में वहां से अगर किसी के रोने की आवाज आए तो उसे सुनकर भी बाहर मत निकलना। ये कहते हुए चाचा घर के अंदर चले गए। हम तीनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। रोहित ने धीरे से कहा, भाई लगता है चाचा हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी हंस दिया, लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि उसी रात हमें उस कब्रिस्तान का ऐसा राज पता चलने वाला था। यह सुनकर शायद आप भी रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचेंगे। रात करीब 1:45 हो चुके थे। हम तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी टन, बहुत दूर से घंटी की आवाज आई। हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, टन टन। रोहित उठकर बैठ गया, ये कैसी आवाज है। मैंने कहा, पता नहीं। फिर तीसरी बार जब घंटी बजी, इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, टन टन टन। सुमित ने खिड़की से बाहर देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। मैंने पूछा, क्या हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, अमित, वो आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही है। हम तीनों चुप हो गए। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर रोहित बोला, चलकर देखते हैं। मैंने तुरंत मना कर दिया। चाचा ने मना किया है, लेकिन रोहित नहीं माना। अरे यार,
10 मिनट में वापस आ जाएंगे। देखते हैं आखिर घंटी कौन बजा रहा है। सुमित भी उसके साथ हो गया। आखिरकार मैं भी उसके साथ चल पड़ा। हमने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर से निकल पड़ी। गांव की गलियां उस वक्त बिल्कुल सुनसान थी, जैसे जैसे हम कब्रिस्तान के पास पहुंच रहे थे। हवा ठंडी होती जा रही थी। कुछ ही मिनट बाद हम उस पुरानी दीवार के सामने खड़े थे। दीवार के अंदर घना अंधेरा था। गेट आधा खुला हुआ था। रोहित ने गेट को धक्का दिया। क्र्रर्र। लोहे के गेट की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। हम अंदर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद घंटी की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज हमारे बिल्कुल सामने से आई। टन टन। हमने टॉर्च आगे की। वहां एक पुरानी कब्र थी और उसके ऊपर एक जलता हुआ दिया रखा था। सुमित ने फुसफुसाकर कहा, भाई यहाँ कोई आया था? मैंने कहा, हो सकता है किसी ने पूजा के लिए रखा हो। रोहित धीरे धीरे कब्र के पास गया। उसने टॉर्च नीचे की। कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ पत्थर पर एक तारीख खुदी हुई थी, 17 जुलाई 1998। रोहित उस तारीख को देखने लगा। तभी सुमित ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। अमित, पीछे देख। मैंने पीछे देखा। मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे निशान हमारे पीछे से आ रहे थे और सीधे उसी कब्र तक पहुंचकर खत्म हो रहे थे। हम तीनों कुछ बोल नहीं पाए। तभी कब्र के अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। मेरी सांस वहीं रुक गई। रोहित पीछे हट गया। सुमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ, मुझे बाहर निकालो। और तभी कब्र के ऊपर रखा दिया अपने आप बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन अब वहां वो पैरों के निशान नहीं थे और कब्र के पत्थर पर जो तारीख लिखी थी उसके नीचे एक लाइन दिखाई दे रही थी। वह लाइन पहले वहां नहीं थी और उस पर लिखा था, 3 लोग आए हैं। रोहित की आवाज निकल गई, अमित भाग। हम तीनों जैसे जान बचाकर कब्रिस्तान से बाहर भागे, लेकिन गेट तक पहुंचने से ठीक पहले मेरे पीछे किसी ने बहुत धीमे से मेरा नाम लिया, अमित। मैं रुक गया और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस कब्र के पास एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और उसका चेहरा अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नजरें सीधे मेरे तरफ थीं। और फिर उसने अपना हाथ उठाकर कब्र की तरफ इशारा किया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले रोहित ने मेरा हाथ खींच लिया। हम तीनों किसी तरह घर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, उस रात कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो उस वक्त शुरू हुई थी, क्योंकि सुबह जब हम उठे तो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर मिट्टी में वही पैरों के निशान बने हुए थे और उन निशान के साथ एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात अकेले आना अमित। सुबह जब मैंने वह पर्ची देखी तो कुछ देर तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने पर्ची उठाकर रोहित और सुमित को दिखाई। रोहित ने पर्ची पढ़ी और बोला, ये किसी की शरारत है। मैंने कहा, लेकिन ये पर्ची मेरे कमरे के बाहर कैसे आई? सुमित चुप था। मैंने उससे पूछा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? उसने धीरे से कहा, अमित, अगर ये किसी इंसान की शरारत है तो फिर रात को कब्रिस्तान में हमने जो देखा वो क्या था? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। हम तीनों के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद रोहित ने पर्ची मेरे हाथ से लेकर फाड़ दी। उसने कहा, जो भी है, हम आज रात वहां नहीं जाएंगे। मैंने भी हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था। उस कब्र पर 17 जुलाई 1998 की तारीख क्यों लिखी थी?
और वह औरत, उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने तय किया कि गांव में किसी बुजुर्ग से इस बारे में पूछूंगा। दोपहर में मैं अकेला घर से बाहर निकला। गांव में मुझे एक बुजुर्ग मिले। उनका नाम था हरिराम काका। मैंने उनसे कब्रिस्तान के बारे में पूछा। उन्होंने मेरी बात सुनते ही मेरी तरफ देखा और फिर बोले, तुम वहां गए थे? मैं चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, तुम तीनों रात में वहां गए थे? मैंने धीरे से कहा, हाँ। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने पूछा, काका, उस कब्र में किसे दफनाया गया है? उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, उस कब्र में कोई दफनाया नहीं गया था। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? काका बोले, वह कब्र लगभग 30 साल पहले बनाई गई थी। मैंने पूछा, लेकिन किसकी? काका ने जवाब देने की बजाय आसपास देखा, फिर बोले, उसका नाम था मीरा। मैंने पूछा, मीरा कौन? काका कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इस गांव की लड़की। मैंने कहा, तो उसकी मौत कैसे हुई? काका ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी मौत नहीं हुई थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने पूछा, अगर उसकी मौत नहीं हुई थी तो कब्र क्यों बनाई गई? काका ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि गांव वालों ने उसे जिंदा ही दफना दिया गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, क्या? काका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम यहां से चले जाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। काका, पूरी बात बताइए। लेकिन वह कुछ नहीं बोले, बस इतना कहकर वहां से चले गए। 17 जुलाई की रात उस कब्रिस्तान में मत जाना। मैं वापस घर पहुंचा। रोहित और सुमित मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या पता चला? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। रोहित ने कहा, अगर काका सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब उस कब्र में कोई है। अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, तभी घर के बाहर से ठीक किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। आवाज दरवाजे के ठीक बाहर पर आकर रुक गई। सुमित ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे। वे निशान घर के बाहर से अंदर की तरफ आ रहे थे, और सबसे डरावनी बात, वे निशान नंगे पैर के थे। हमने उन निशानों का पीछा किया। वे सीधे मेरे कमरे तक पहुंचे और फिर अचानक गायब हो गए। मैंने कमरे की तरफ देखा और रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने उंगली से मिट्टी लगाकर लिखा था, मीरा अभी मरी नहीं है। रोहित ने पीछे हटते हुए कहा, ये कोई इंसान कर रहा है। लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अमित। हम तीनों वहीं जम गए। आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन मेरी मेज पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। मैंने तस्वीर उठाई। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे, 3 गांव के आदमी और उनके बीच एक लड़की। लड़की के चेहरे पर वही आंखें थी जो मैंने पिछली रात कब्रिस्तान में देखी थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। मैंने उसे पलटा। पीछे लिखा था, 17 जुलाई 1998, आखिरी रात। और नीचे 3 नाम लिखे थे। पहला नाम देखकर मेरे हाथ से तस्वीर गिर गई, क्योंकि वह नाम मेरे चाचा का था। मैंने रोहित सुमित की तरफ देखा और उसी समय घर के बाहर से घंटी की आवाज आई, टन टन। लेकिन इस बार आवाज कब्रिस्तान से नहीं, हमारे घर के अंदर से आ रही थी। और दोस्तों, उसी पल मेरे चाचा घर के दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने हमारी तरफ देखा और सिर्फ एक बात कही, तुम लोगों ने मीरा को जगा दिया है। चाचा के मुंह से मीरा का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत पूछा, चाचा, आप मीरा को जानते हैं? चाचा कुछ नहीं बोले। रोहित ने आगे बढ़कर पूछा, और ये तस्वीर
मैं आप कौन हैं? चाचा ने तस्वीर को देखा। उनकी आंखों में अचानक डर दिखाई देने लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? मैंने कहा, मेरे कमरे में। चाचा कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उन्होंने हमें चारपाई पर बैठाया और खुद हमारे सामने बैठ गए। कुछ सेकंड तक वह फर्श को देखते रहे, फिर बोले, आज से 28 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मीरा था। मीरा बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। गांव में सब उसे जानते थे। सुमित ने पूछा, फिर उसके साथ क्या हुआ था? चाचा ने सिर उठाया। एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। मैंने पूछा, कहाँ गई? चाचा बोले, यही तो किसी को नहीं पता था, लेकिन अगले दिन सुबह उसका दुपट्टा कब्रिस्तान के पास मिला था। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाचा आगे बोले, गांव वालों ने कब्रिस्तान में खोजबीन की। उन्हें एक जगह मिट्टी खुदी हुई मिली। लोगों को शक हुआ कि मीरा के साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने पूछा, फिर उसकी लाश मिली? चाचा ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, मीरा की लाश कभी नहीं मिली। रोहित ने तुरंत पूछा, तो फिर उसकी कब्र कैसे बनी? चाचा ने मेरी तरफ देखा। यही भी सबसे बड़ा राज है। मेरी धड़कन तेज हो गई। चाचा ने कहा, उस रात गांव के 3 लोगों ने मिलकर कब्र बनाई थी। मैंने पूछा कि लेकिन किस लिए? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जोर देकर पूछा, चाचा, आप भी उन 3 लोगों में थे? चाचा ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उन्होंने सिर हिला दिया। हाँ। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने कहा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? चाचा की आवाज कांप रही थी। क्योंकि उस रात हमने जो देखा था, उसे देखने के बाद हमें लगा कि मीरा मर चुकी है। सुमित ने कुछ पूछा, क्या देखा था आपने? चाचा ने हमारी तरफ देखा। एक लड़की सफेद कपड़ों में कब्रिस्तान के बीच खड़ी थी। वह मीरा जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी। रोहित ने धीरे से पूछा। फिर चाचा बोले, वह लड़की हमारे सामने खड़ी होकर सिर्फ एक बात कर रही थी। मैंने पूछा, क्या? चाचा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिसने मुझे मिट्टी में दबाया, उसे मैं भी मिट्टी में दबाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। धड़ाम। हम तीनों चौंक गए। चाचा तुरंत उठे और खिड़की बंद करने लगे। तभी बाहर से एक लड़की के हंसने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ। चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, वो आ गई है। मैंने पूछा, कौन? चाचा ने जवाब नहीं दिया। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सुमित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, वहां एक परछाई दिखाई दी, और एक औरत की परछाई। लेकिन कमरे में हम 4 लोगों के अलावा कोई नहीं था। रोहित चिल्लाया, चाचा! चाचा ने पीछे देखा। दीवार पर वह परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक कमरे के अंदर से वही आवाज आई, अमित! मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोली, परछाई गायब थी। लाइट वापस आ गई। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेज पर रखी वह पुरानी तस्वीर अब फर्श पर पड़ी थी, और तस्वीर में एक बदलाव था। पहले तस्वीर में 4 लोग थे, अब 5 लोग खड़े थे। उन 4 लोगों के पीछे एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल साफ। वह मीरा थी। चाचा ने तस्वीर देखते ही उसे हाथ से छोड़ दिया। वह पीछे हटते बोले, हमें आज रात कब्रिस्तान जाना होगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? चाचा ने कहा, क्योंकि अगर हमने आज रात वो कब्र नहीं खोली। वह कुछ पल रुके, फिर बोले, तो अगली सुबह हम चारों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैंने पूछा, कब्र खोलकर क्या मिलेगा? चाचा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सच। और दोस्तों, उस रात पहली बार हमें समझ आया कि जिस कब्र से हम डर रहे थे, शायद उसके अंदर मीरा नहीं, किसी और का राज दफन था। लेकिन हमें नहीं पता था
कि कब्र खोदने के बाद जो चीज बाहर आने वाली थी वह इंसान थी या कुछ और। उस रात करीब 11:30 बजे तक हम चारों घर में बैठे रहे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कब्रिस्तान जाने की बात करे। बाहर पूरा गांव सो चुका था, लेकिन हमारे घर में एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। रोहित बार बार घड़ी देख रहा था, सुमित चुपचाप बैठा था और मेरे चाचा लगातार उस पुरानी तस्वीर को देख रहे थे। मैंने आखिर उनसे पूछा, चाचा आप हमें पूरी सच्चाई क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो शायद तुम लोग मेरे साथ कब्रिस्तान जाने से मना ना कर दो। मैंने कहा, अब हमें डराने से क्या फायदा, हम यहां तक आ ही चुके हैं। चाचा ने एक लंबी सांस ली, फिर उन्होंने एक पुरानी लोहे की चाबी अपनी जेब से निकाली। मैंने पूछा, ये किसकी चाबी? उन्होंने कहा, कब्रिस्तान के पुराने कमरे की। मैंने पूछा, कब्रिस्तान में कमरा भी है? चाचा बोले, हाँ, लेकिन वो कमरा पिछले 28 साल से बंद है। सुमित ने पूछा, उसमें क्या है? चाचा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, आज रात पता चल जाएगा। करीब 12 बजे हम चारों घर से निकल गए। मेरे हाथ में टॉर्च थी, रोहित के हाथ में फावड़ा। सुमित एक छोटा बैग लेकर चल रहा था और चाचा के हाथ में वही पुरानी चाबी थी। गांव की गलियों से गुजरते हुए हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। कई बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सड़क खाली थी। जब हम कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे तो गेट पहले से खुला हुआ था। चाचा वहीं रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, इसे मैंने बंद किया था। रोहित ने पूछा, तो फिर खुला कैसे? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। हम अंदर चले गए। आज रात कब्रिस्तान पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों की पत्तियां तक हिल नहीं रही थी, लेकिन कहीं दूर से एक बहुत धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। सुमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अमित, ये आवाज सुन रहा है? मैंने सिर हिला दिया। चाचा ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने कहा, किसी भी आवाज का जवाब मत देना। हम आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद वह पुरानी कब्र हमारे सामने थी, वही बिना नाम वाली कब्र, लेकिन आज उसमें एक बदलाव था। कब्र के ऊपर एक लाल कपड़ा रखा हुआ था और उसके ऊपर एक पुरानी चांदी की पायल। चाचा ने पायल देखते ही आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा, ये किसकी है? उन्होंने कहा, मीरा की। रोहित ने फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। तभी अचानक कब्रिस्तान के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, माँ माँ। हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चाचा ने तुरंत कहा, इधर मत देखना, लेकिन रोहित ने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने खुद पीछे देखा। कब्रिस्तान के गेट के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़े पहने हुए। वह हमारी तरफ देख रहा था। सुमित ने कहा, इसे यहां से बाहर ले चलते हैं। चाचा अचानक चिल्लाए, कोई उसके पास मत जाना। हम रुक गए। चाचा ने कांपती आवाज में कहा, वो बच्चा नहीं है। उसी पल वह बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया और फिर उसने अपना सिर एक तरफ झुका दिया, इतना ज्यादा कि उसकी गर्दन जैसे टूट गई हो। रोहित के हाथ में से फावड़ा गिर गया। अगले ही पल वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ खाली जमीन। चाचा ने कहा, जल्दी करो। रोहित और मैंने कब्र खोदना शुरू कर दिया। पहली परत मिट्टी की थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। करीब 10 मिनट बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ठक। हम रुक गए। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे लकड़ी का एक पुराना संदूक था। संदूक पर जंग लगा ताला लगा हुआ था। चाचा ने अपनी जेब से वही पुरानी चाबी निकाली। उन्होंने ताला खोला। क्लिक। संदूक खुल गया। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक पुरानी डायरी और एक छोटी सी तस्वीर। मैंने डायरी उठाई। सबसे पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, मीरा।
मैंने पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो इसका मतलब कि मैं मर चुकी हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अगला पन्ना पलटा, लेकिन उससे पहले कब्रिस्तान में घंटी बजने लगी, टन टन। चाचा ने घबरा कर कहा, डायरी बंद कर दो। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि अब वो जान गई कि हमने संदूक खोल दिया है। तभी हमारे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, छप 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 छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा, वहां वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह मीरा थी। उसने हमारी तरफ देखा, फिर धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगली सीधे मेरे चाचा की तरफ थी और उसने कहा, तुमने वादा किया था मुझे कभी बाहर नहीं निकालोगे। चाचा पीछे हट गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने डायरी अपने सीने से लगा ली। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस रात कब्र खोली जाएगी उसी रात सच भी बाहर आएगा। और दोस्तों, उसके ठीक नीचे एक और नाम लिखा था। वह नाम देखकर मैं पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वह नाम मेरी माँ का था। मेरी माँ का नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चाचा की तरफ देखा और पूछा, चाचा, मेरी माँ का नाम इसमें क्यों है? चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, आपको सब पता था ना? चाचा की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ अमित, मुझे सब पता था। मैंने गुस्से में पूछा, तो इतने सालों तक आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? चाचा ने सिर झुका लिया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कभी यह बात नहीं बताऊंगा। मैंने पूछा, कौन सी बात? चाचा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मीरा तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। और रोहित सुमित चुपचाप सुनते रहे। चाचा ने बताया कि 17 जुलाई 1998 की रात मीरा को गांव के कुछ लोगों ने कब्रिस्तान के पास देखा था। मीरा बहुत डरी हुई थी। वह कह रही थी कि गांव के एक आदमी ने उसके साथ धोखा किया और उसके पास उस आदमी के खिलाफ सबूत हैं। लेकिन उसी रात मीरा अचानक गायब हो गई। गांव में अफवाह फैल गई कि मीरा मर चुकी है, लेकिन मेरी माँ को यकीन था कि मीरा जिंदा है। उन्होंने चाचा के साथ मिलकर उसे खोजने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें मीरा कब्रिस्तान के पुराने कमरे में मिली। वह जिंदा थी, लेकिन बहुत बुरी हालत में। वहां से उसे निकालने से पहले ही कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन लोगों ने मीरा को पकड़ लिया। मीरा ने मेरी माँ से कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डायरी को बचा लेना। लेकिन उस रात मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई। मीरा को वहीं छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। अगली सुबह जब वे वापस आए तो मीरा गायब थी और उसी जगह एक नई कब्र बनी हुई थी। चाचा ने कांपती आवाज में कहा, हमने समझा कि मीरा को मार दिया गया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने पूछा, फिर ये कब्र? चाचा ने कहा, वो कब्र मीरा की लाश के लिए नहीं थी। मैंने हैरानी से पूछा, तो किस लिए? चाचा ने मेरी तरफ देखा। मीरा ने खुद कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी याद में एक खाली कब्र बनाना। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी मेरे हाथ में पकड़ी डायरी अचानक खुल गई। एक पन्ने पर लिखा था, मैं मरी नहीं हूं। अगर ये डायरी किसी दिन कब्र के अंदर मिले तो समझ लेना कि मेरा सच दबा दिया गया था। मैंने डायरी बंद कर दी। उसी पल सामने खड़ी मीरा की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी माँ ने अपना वादा निभाया। मैंने पूछा, मेरी माँ ने क्या किया था? मीरा ने कहा, उन्होंने मेरी डायरी छिपा दी थी ताकि एक दिन सच सामने आ सके। इतना कहकर मीरा पीछे हटने लगी। मैंने कहा, मीरा रुको।
लेकिन वह धुंध की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय कब्रिस्तान की घंटी आखिरी बार बजी टन, और फिर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। चाचा जमीन पर बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा, आज 28 साल बाद मीरा को शांति मिली है। हम चारों ने वह डायरी और संदूक लेकर घर लौटने का फैसला किया, लेकिन घर पहुंचने के बाद एक और चीज सामने आई। मेरी माँ के पुराने सामान में एक छोटा सा लिफाफा मिला। उस पर मेरा नाम लिखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर मेरी माँ की लिखी हुई एक छोटी सी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अमित, अगर मीरा का सच तुम्हारे सामने आए तो उससे डरना मत। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, वह सिर्फ अपना सच बताना चाहती है। चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। उस रात के बाद हमने वह कब्रिस्तान में कभी डर नहीं देखा। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने उस पुराने कब्रिस्तान की सफाई करवाई। मीरा की खाली कब्र के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया। उस पर सिर्फ इतना लिखा गया, मीरा जिसका सच देर से सही लेकिन सबके सामने आया। उसके बाद गांव में कभी रात के 2 बजे घंटी नहीं बजी, ना कोई पैरों के निशान मिले, ना सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात, मेरे चाचा ने भी पहली बार चैन की सांस ली। कहानी खत्म होने के करीब 1 साल बाद मैं फिर अपने गांव गया। मैं अकेला उस कब्रिस्तान के पास खड़ा था। मैंने मीरा की कब्र की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। हवा धीरे से चली। कब्र के पास एक सूखा पत्ता उड़कर मेरे पैरों के पास आ गिरा। मैंने उसे धीरे से उठाया। उस पत्ते के नीचे एक छोटी सी चांदी की पायल पड़ी थी, वही पायल जो हमने पहली बार रात में कब्र के ऊपर देखी थी। और मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर दूर से बहुत धीमी आवाज आई, धन्यवाद। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली कब्रिस्तान था और उसके ऊपर डूबता हुआ सूरज। उस दिन के बाद मैंने वह पायल संभाल कर रख ली। आज भी वह मेरे पास है। लेकिन दोस्तों, मैं आज तक नहीं जानता था कि वह पायल वहां दोबारा कैसे पहुंची, क्योंकि जिस रात हमने संदूक खोला था वह पायल मीरा के साथ गायब हो गई थी। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जितना समझने की कोशिश करता है उतने ही गहरे होते जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई कहानी कब्रिस्तान का रहस्य। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और रियल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिसे आप आज तक भूल नहीं पाए तो कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही कहानी हो। मैं हूं चन्ना और आप सुन रहे थे रियल हॉरर स्टोरी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए एक बात याद रखिए, हर कब्र के अंदर सिर्फ एक लाश नहीं होती, कभी कभी कोई अधूरा सच भी दफन होता है।